तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिंस और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल MWPB यानी कि मैथ विद प्रिंस भाई पर, जहां पर मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा। क्लास 11th की मैथ को पढ़ाऊंगा। ठीक है। अब जैसे कि आप लोग क्लास 10th से क्लास 11th में आए हो तो ये बहुत लंबा जंप होता है सिलेबस के लिए। ठीक है। अब जैसे कि आप लोग जब 10th में थे तो आप लोगों के पास एक सब्जेक्ट था साइंस। एक सब्जेक्ट था साइंस जिसमें होता क्या था, आप लोगों के पास साइंस साइंस की बुक थी ना आप लोगों के पास। तो उसमें 3 पार्ट होते थे, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ये सब्जेक्ट होते थे आप लोगों के पास। ठीक है, साइंस के 3 पार्ट्स कर दिए जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। अब आपने 11th में कोई सी भी स्ट्रीम चूज करी हो, शायद आपने कॉमर्स विद मैथ या फिर पीसीएम चूज करी हो या फिर कई बच्चों ने पीसीएम भी चूज करी हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तो आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा। ये देखते हैं जरा मैं आप क्या कहने वाला था। अब आप जब ये होती है क्लास 10th की बात। ठीक है, अब जब आप क्लास 11th में आ जाते हो ना, तो ये जो फिजिक्स की बुक होती है ना, फिजिक्स, आपने फिजिक्स में 4 चैप्टर पढ़े थे 10th क्लास में। ये केमिस्ट्री में भी 4 ही पढ़े होंगे। बाय द वे आपने 5 भी पढ़ लिए होंगे, +1 कर देते हैं पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, बायो में भी आपने लगभग 4 या 5 चैप्टर पढ़े होंगे। ठीक है। अब 11th क्लास में होता है ना कि ये जो फिजिक्स के आपने 4 चैप्टर पढ़े थे ना, ये 14 चैप्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब ये जो फिजिक्स की हमारे पास सिर्फ 4 चैप्टर होते थे, एक ही बुक में तीनों पार्ट होते थे। अब फिजिक्स की अलग से आपके पास 2 बुक हो जाती है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो इसको कवर करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए आप लोग थोड़ा जल्दी सिलेबस स्टार्ट कर दीजिएगा अपना। बाकी तो मैं मैथ पे आ जाता हूँ क्योंकि मैं मैथ पढ़ाऊँगा आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है। अब मैथ की बात आ जाती है। मैथ क्लास 10th में आपने मैथ के कुछ शायद 14 चैप्टर पढ़े होंगे आपने। मैथ के 14 चैप्टर पढ़े होंगे और 11th में भी इतने ही रहते हैं, 14 चैप्टर। 14 चैप्टर रहते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। बस आप लोगों को मैथ बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करनी है। भले आप लोग वो सारी बातें छोड़ दीजिए कि आपके 10th में कैसे मार्क्स आए थे या फिर आप 10th में कम नंबर आए थे या मैथ में आपने कैसे भी नंबर आए थे, वो आप छोड़ दीजिए। आपको बस 10th में ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अगर आप लोगों को ये 4 चीज़ें आती हैं, आगे की जर्नी आप मेरे साथ ट्रैवल करिए, मैं आप लोगों को हर एक चीज़ सिखाऊँगा। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा मैं और बिल्कुल आप लोगों को हीरो बना के ही छोड़ूँगा। मैथ में आप लोग डरिए मत, जिसको डर लगता है ना मैथ से, मैं वादा करता हूँ वो डरना भूल जाएगा मैथ से। उसकी मैथ फ़ेवरेट बन जाएगी अगर आप लोग मेरे साथ बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहेंगे, रेगुलर पढ़ते रहेंगे। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ आप लोगों को मैथ से प्यार हो जाएगा। बस आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है। अब जैसे कि मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊँगा सेट्स लेक्चर 1। लेक्चर 1 पढ़ाऊँगा। इसमें लेक्चर 1 है तो आज सिर्फ़ और सिर्फ़ बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। आज होगा हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है? ज़्यादा कुछ पहाड़ तोड़ने जैसी बात नहीं है ये, बहुत ईज़ी बात है, ठीक है? आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोग जब लेक्चर देखने आओ, एक कॉपी और एक पेन लेके आना। आप प्रेफ़र करो कि जो प्लेन पेज वाली कॉपी होती है, जिसमें आप बचपन में ड्राइंग किया करते थे, वैसे प्लेन पेज वाली कॉपी का आप यूज़ करो, आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी, ठीक है? अब जैसे कि मैंने ये लेक्चर 1 तो पढ़ा दिया आपको, अब क्या करना है, आप लोगों के पास तो रिकॉर्डेड लेक्चर आना है, तो ठीक है, जैसे कि मैंने एक टॉपिक पढ़ाया ना आप लोगों को, आप तुरंत वीडियो पॉज़ करिए और उस टॉपिक को लिखना चालू करिए अपनी कॉपी में, खुद से लिखिए। उसके बाद क्या होगा आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम होगा रिवीज़न करने का। अब जैसे ये क्लास खत्म होगी आप लोग क्या करना जो मैं यहाँ पे डीपीपी भी आपको प्रोवाइड करूँगा। जैसे कि होमवर्क आप लोगों को ऑफलाइन ट्यूशन में मिला करते थे, वैसे ही मैं आप लोगों को ऑनलाइन ट्यूशन में भी दूँगा। यहाँ पे दूँगा अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगा पीडीएफ की, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? अब वो डीपीपी आपको किस तरीके से करनी है, लेक्चर खत्म हो जाने के बाद सबसे पहले आप लोगों को रिकॉल करनी है वो सारी चीज़ें कि आपने लेक्चर में क्या पढ़ा है। पन्ने पलट-पलट के देखने हैं कि आप लोगों ने लेक्चर में क्या पढ़ा है, ठीक है? उसके बाद क्या करिए, आप अपनी कॉपी को साइड में रखिए और अपनी रफ कॉपी उठाइए। रफ कॉपी उठाने के बाद जो डीपीपी मैंने आपको दे रखी है, वो डीपीपी सॉल्व करना स्टार्ट करिए और जहाँ पे भी आपको दिक्कत आ रही है, तुरंत आप नोटबुक में जाइए अपनी, जहाँ पे आपने नोट्स बना रखे हैं और उसमें सर्च करना स्टार्ट कीजिए कि ये वाला क्वेश्चन सर ने कहाँ कराया था क्लास में और किस तरीके से कराया था। आप लोग मेरे को सर ना बोले, आप लोगों को मेरे को मेरे नाम से या फिर भैया के
कह के भी आप बुला सकते हो, ठीक है? मेरा नाम प्रिंस है, मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो कि क्लास 11th की जर्नी स्टार्टिंग में कैसे करनी है, कैसे ट्रैवल करनी है। बाकी मैं बीच-बीच में आप लोगों को हर एक चीज़ बताते जाऊँगा जो क्लास 11th में इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहली बात क्लास 11th में जो इम्पोर्टेंट होती है या फिर पढ़ाई में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, स्टूडेंट को अपने टीचर पे या फिर अपने पढ़ाने वाले पे, जो भी उसे पढ़ा रहा हो, चाहे उसके भैया हो, चाहे उसकी दीदी हो, उस पे ट्रस्ट करना होता है। अगर आपने ट्रस्ट किया आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि जो सामने वाला होता है कभी आप लोगों को गलत नहीं पढ़ाएगा। ठीक है? मैं आप लोगों को कभी गलत नहीं पढ़ाऊँगा, जो भी पढ़ाऊँगा आप लोगों को सही पढ़ाऊँगा, आपको सही गाइडेंस दूँगा। ये मत सर्च कीजिएगा कि भैया आपने ये चीज़ छोड़ दी, आपने वो चीज़ छोड़ दी। ठीक है? हम हर एक टीचर का, हर एक पढ़ाने वाले व्यक्ति का पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। कोई ये चीज़ पहले पढ़ा देता है, तो कोई ये चीज़ बाद में पढ़ाता है। ठीक है? तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं वही पढ़ाऊँगा जो आपके सिलेबस में है, मैं वही पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में आएगा। मेरे पढ़ाने से बाहर कोई एग्ज़ाम में नहीं आएगा कोई क्वेश्चन, आपसे मैं एक वादा करता हूँ, ठीक है? अब जैसे कि आप लोगों ने लेक्चर तो ले लिया, ठीक है? लेक्चर लेने के बाद क्या करना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इससे ज़्यादा मैं आप लोगों के साथ और कुछ टाइम बर्बादी नहीं करूँगा। वैसे टाइम बर्बादी तो नहीं थी, बस आप लोग थोड़ा जान लीजिए कि किस तरीके से क्या होता है, ठीक है? आप लोगों ने 10th में जितनी भी लापरवाही करी है, 11th में प्लीज़ उसको ना दोहराइएगा क्योंकि गलतियाँ होती है, उसे दोहराने के लिए नहीं होती, गलतियों को सुधारने के लिए होती है। जो पीछे गलतियाँ हो गई उस गलतियों को दोबारा मत दोहराइए। आप नहीं अपना फ्यूचर स्टार्ट किया क्योंकि अगर अभी आपका प्रेज़ेंट बढ़िया होगा, तो भी आपका फ्यूचर भी बढ़िया होगा। आपको अपने प्रेज़ेंट में मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपका फ्यूचर बढ़िया होगा। ठीक है? आई होप कि आप लोगों को ये सारी बातें मेरी समझ में आई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास 11th के मैथ का पहला चैप्टर और पहला लेक्चर सेट्स का। तो जैसे कि मैं आपको 2-4 बातें और बता देता हूँ, आपके लिए बेस्ट होगी। ठीक है? आप लोग क्या करना है, टेस्ट रेगुलर अटेंड करना है, डीपीपी रेगुलर करनी है, लेक्चर रेगुलर लेने हैं एंड नोट्स भी डेली का डेली ही बनाने हैं क्योंकि मैं आप लोगों को लेक्चर भी डेली का डेली ही अपलोड करूंगा, चाहे वो संडे हो चाहे वो मंडे हो। आप लोगों को लेक्चर डेली मिलेंगे, ज्यादा लेंथी लेक्चर नहीं होंगे, 20 to 30 मिनट्स के लेक्चर होंगे। अगर आप लोगों ने बोला कमेंट में कि भैया थोड़ा लेक्चर को और एक्सटेंड करिए, लेक्चर की टाइमिंग थोड़ी बढ़ाइए ताकि हम कम से कम लेक्चर में अपनी चैप्टर को क्लियर कर सके, तो वो भी मैं कर दूंगा, बस आप लोग मेरे को बता दीजिएगा। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों से सब्सक्राइबर्स बढ़वाना चाहता हूँ, लाइक्स मांगना चाहता हूँ। मेरे को नहीं चाहिए लाइक्स, मेरे को सब्सक्राइबर की भूख नहीं है। मैं बस यहाँ पे पढ़ाने के लिए आया हूँ और पढ़ा के ही जाऊंगा, ठीक है? मैं चाहता हूँ ये वीडियो उस हर एक बच्चे के पास जाए जो कि मैथ को इजी लैंग्वेज में और फ्री में पढ़ना चाहता है। मैं पढ़ाऊंगा उसे, मेरा वादा है आपसे। आप लोगों को कहीं पे भी किसी भी चीज की जरूरत हो, आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे को सब्सक्राइबर की कोई जरूरत नहीं है। बस आप लोग मेरे साथ रहिए, आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है? बस आप पढ़िए और किसी चीज पे ध्यान ना दीजिए, ठीक है? आइए, क्लास में मस्ती वगैरह भी होंगी, ठीक है? सब चलेगा, ठीक है? अब जैसे कि मैंने आप लोगों को एक बात बताई, टेस्ट, ठीक है? ये टेस्ट आपको रेगुलर अटेंड करने हैं। टेस्ट किस तरीके से दोगे आप? अरे यार, टेस्ट के लिए तो अरे बिल्कुल सोचा है भाई, टेस्ट के लिए भी सोचा है हमने। क्या सोचा है? जैसे कि मैं आपको क्लास होगी ना आपकी, ये लेक्चर होगा आपका। लेक्चर कंप्लीट होते ही लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे एक लिंक लगा देंगे पीडीएफ का। अब वो पीडीएफ किस चीज़ की होगी? डीपीपी यानी कि होमवर्क। आपको सीधा होमवर्क में क्वेश्चन दिए जाएँगे, आप लोगों को अपनी कॉपी में करने हैं। आप लोगों को सीधा होमवर्क दिया जाएगा, आप लोगों को अपनी कॉपी में करना है बस, और कुछ नहीं करना। और वीकली चाहे मंथली मैं आप लोगों को ऐसे ही टेस्ट भी डिस्क्रिप्शन में ही लगा दूँगा, पीडीएफ। अब वो पीडीएफ आप अपनी ईमानदारी से सॉल्व कीजिएगा। आप अपनी ईमानदारी से सॉल्व कीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है? क्योंकि 11th में होता है ईमानदारी दिखाने का, क्योंकि 11th में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होते हैं। ये तो आप लोगों को ही पता चल गया होगा अभी तक, ठीक है? अब चलते हैं अपने क्लास 11th की मैथ को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है? अब जैसे कि जो-जो मैं यहाँ पे लिखूँगा वो सब आपको अपनी कॉपी में लिखना है, लेकिन मैं बता दूँगा क्या नहीं लिखना, ठीक है? अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं चैप्टर सेट्स। ओहो! राइटिंग बेकार हो गई। 1 मिनट, थोड़ी अच्छी राइटिंग में लिखें। या फिर रहने देते हैं, क्या लिखेंगे? आप लोगों को तो पता ही है कि हम सेट्स पढ़ रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या सीखेंगे? अब जैसे कि होता है ना, इन आवर मैथमेटिकल लैंग्वेज, पहले लिखा देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ये इन आवर मैथमेटिकल
अब जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ी बातें लिखी हैं, आइए समझते हैं क्या लिखा है ये। ये लिखा है मैंने कि अभी आप एक यूनिवर्स में रहते हो, आप किसी भी यूनिवर्स में रहते हो, आपके आस-पास जितनी भी चीज़ें हैं या फिर मैं ऐसा कहूँ कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, भले वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। भले वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उसे हम क्या कहेंगे एक ऑब्जेक्ट मानेंगे। क्या मानेंगे? एक ऑब्जेक्ट मानेंगे, ठीक है? आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। एक एग्ज़ाम्पल से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ और अच्छे तरीके से। जैसे कि आप अपनी चेयर पे बैठे हो, ठीक है? कॉपी पेन लेके बैठे हो ना कॉपी पेन लेके? अरे हाँ, बैठे होगे, आप तो इतने समझदार हो ही, 11th में आ गए हो, रिस्क थोड़ी लेना है अपनी लाइफ का आप लोगों को, ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों ने एक कॉपी पेन ले रखा हो, उस पेन को आप ज़रा उठाइए और उससे पूछिए कि भाई तू लिविंग है या नॉन लिविंग है? ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को भी पता ही है नॉन लिविंग है, ठीक है? जैसे कि मेरा ये भी मार्कर है, ये भी एक नॉन लिविंग है, लेकिन है ये एक यूनिवर्स में, तो मैं इसे क्या कंसीडर करूँगा? एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करूँगा। अब जैसे कि आप लोग मुझे एक कैमरे के सामने देख रहे होंगे, ठीक है? मैं क्या हूँ एक लिविंग हूँ, तो मेरे को क्या कंसीडर करेंगे? मैं हूँ तो इस यूनिवर्स में ही, तो मेरे को कंसीडर करेंगे एक ऑब्जेक्ट। क्या कंसीडर करेंगे? एक ऑब्जेक्ट। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, जीवित हो, चाहे मृत हो, कोई भी हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, उसको हम क्या मानेंगे? एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। ठीक है? आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब आप लोग पूछेंगे इसमें ऑब्जेक्ट का क्या मतलब आ गया? हम तो पढ़ सेट रहे हैं। आइए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि सेट क्या होता है। ठीक है? अब जैसे कि अब ये तो आप लोगों को नहीं लिखना, ये आप लोगों को नहीं लिखना है, बस आप लोगों को थोड़ी बातें समझाने के लिए, ठीक है? मैं कुछ बातें अंडरलाइन कर देता हूँ, आप लोगों के लिए ईज़ी होगी इसको समझने में, ठीक है? लेक्चर के बाद आप अपनी नोटबुक में यहाँ से लिखिएगा, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ सेट। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं सेट क्या होता है? अब आप लोग बोले भैया पढ़ने तो आप आए हो पूछ हमसे रहे हो। अरे रुको तो जरा सब्र करो। अब जैसे कि आप लोग सेट क्या समझते थे पहले? आप लोग ऐसा समझते थे ना अभी तो 10th का पेपर दे के आए हो तो सेट ए, सेट 1, सेट 2, सेट 3 ऐसे ही पेपर आते होंगे वो बात को छोड़ दीजिए। अब जैसे कि आपकी लाइफ में सेट क्या माना जाता था पहले? किसी चीज़ को कलेक्ट करना, किसी चीज़ को कलेक्ट करना चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है? अब जैसे कि ये किसी कपड़े को कलेक्ट करना तो ये मेरा एक सेट हो गया। इस कपड़े को कलेक्ट करूँगा, इस टाइप के कपड़े को तो ये मेरा इस टाइप का सेट हो गया। ठीक है? ऐसे ही मैथ में भी सेट होता है, ठीक है? इसमें भी कलेक्ट करना होता है लेकिन किसको कलेक्ट करना होता है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को। वेल डिफाइंड ये क्या मतलब होता है? भैया आपने क्या बोल दिया? बहुत भारी सा शब्द बोल दिया वेल डिफाइंड। ये हम कैसे जानेंगे? अरे रुको ज़रा मैं बता रहा हूँ ना। आप लोगों को हर एक चीज़ सिखाऊँगा, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूँगा। सेट अब पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है? कुछ लोग बोलेंगे भैया डेफिनेशन डेफिनेशन आओ डेफिनेशन लिख लो। जैसे कि सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इस वेल डिफाइंड का मतलब क्या? इस वेल डिफाइंड का मतलब क्या? अब जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूँ, चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कलेक्शन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स। हाँ, हाँ, बताओ, बताओ। बताओ? आपका आंसर होगा पता नहीं कुछ। आपका आंसर मैं 5 लड़कियों के नाम पूछ रहा हूँ, ठीक है? सिर्फ़ 5। आपका आंसर कुछ हीना, नीना, करीना, फरीना कुछ भी होगा। आपके दोस्त का आंसर कुछ अलग होगा। आपकी दूसरी क्लास में बैठे जो क्लासमेट होगा, उसका आंसर अलग होगा। तो सबके आंसर अलग-अलग आ रहे हैं, तो हम इसको वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। लेकिन अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूँ, कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर तो आपका आंसर होगा 2। आपके फ्रेंड का क्या आंसर होगा? 2। जो दूसरी क्लास में होगा उसका आंसर क्या होगा? 2। तो सबका आंसर 2 होगा यानी कि सबका आंसर सेम आ रहा है उसको बोलेंगे हम वेल डिफाइंड। आइए मैं थोड़ा-सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? एक बार रफ कर लें इसको। अब जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ बेस्ट 5 क्रिकेटर्स। आपका आंसर क्या होगा? आपका होगा विराट वीके, ठीक है? आपका आंसर होगा एमएसडी माई वाई, ठीक है? आपका आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। ऐसे ही आपके आंसर काफ़ी सारे होंगे, आप कोई से भी 2 और
आपके आंसर होंगे, ठीक है? ये आपके 5 आपके आंसर होंगे, लेकिन आप अपने फ्रेंड से यही क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसका आंसर डिफरेंट होगा। तो उसका आंसर डिफरेंट होगा। तो क्या हम इसको इसको वेल डिफाइंड मानेंगे? इसको वेल डिफाइंड मानेंगे? इसको वेल डिफाइंड मानेंगे? ये एक ऑब्जेक्ट है मेरा, क्या हम इसको वेल डिफाइंड मानेंगे? जी नहीं, नहीं, नो, 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 नो। हम इसको वेल डिफाइंड नहीं मानेंगे। लेकिन इसी की जगह मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बोलूँ, कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 2, 3, 5, 7, बस इतना ही होगा आपका आंसर। ठीक है, आपका आंसर ये होगा। आपके फ्रेंड का आंसर क्या होगा? यही होगा। आपके दूसरी क्लास में बैठे क्लासमेट का क्या होगा? यही आंसर होगा। आपकी उनकी का क्या होगा? यही आंसर होगा। होगा ना यही आंसर? तो क्या ये मेरा वेल डिफाइंड मानूंगा इसे? क्या मैं इसे वेल डिफाइंड मानूंगा? जी हाँ, बिल्कुल मानूंगा। यस, इसे वेल डिफाइंड मानूंगा। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। चलिए थोड़े से और एग्जांपल देख लेते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। थोड़े से साफ सुथरे से नोट बनाइएगा, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आप अपनी लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हैं, हिंदी चाहे इंग्लिश, आपकी मर्जी है। आपको जिसमें जिस तरीके से बेहतर समझ में आ रहा होगा, आप उसमें नोट्स बनाइएगा, ठीक है? नोट करिए आप इसको। कर लिया? चलिए, मैं आप लोगों को अब यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन दूंगा। आपको ट्रू और फॉल्स में कमेंट में बताना है कि क्या आंसर सही है, ठीक है? ट्रू और फॉल्स, TRUE, ट्रू एंड फॉल्स। आपको बताना है कि वेल डिफाइंड है या नहीं है। यस है तो ट्रू, और नहीं है तो फॉल्स, ठीक है? हम्म, क्या क्वेश्चन लिया जाए? चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन लिया जाए। कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ बेस्ट सिंगर्स। आपको बताना है क्या ये वेल डिफाइंड है या नहीं। है तो ट्रू, सॉरी, है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। आप लोगों को कमेंट में बताना है। ऐसे ही और क्वेश्चन देखते हैं। कलेक्शन ऑफ वोवल्स वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश, एक मिनट, इतना ही देखते हैं। कलेक्शन ऑफ वोवल्स, क्या आपको बताना है क्या हम इसे वेल डिफाइंड मानेंगे? अगर मानेंगे तो ट्रू, नहीं मानेंगे तो फॉल्स। आप लोगों को कमेंट में बताना है। वोवल्स का मतलब तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा होगा तो मैं बता देता हूँ। इंग्लिश में कुछ 5 वोवल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये आपके 5 वोवल्स होते हैं। मैंने आपको हिंट भी दे दिया। अब आप लोगों को बताना है कि इसको हम वेल डिफाइंड मानेंगे या फिर वेल डिफाइंड नहीं मानेंगे। आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है, ठीक है? और जिसने सही आंसर दिया, मैं उसका नाम ले लूंगा क्लास में, ठीक है? तो आइए थोड़े से बढ़िया क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब जैसे कि आप क्लास 11th में आएगा, तो आपके थोड़े साइन पढ़ने जरूरी होते हैं। आप एक साइन सीख लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग इतने तो समझदार हो ही कि इसका क्या मतलब होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम इक्वल टू। इक्वल टू, अब आप लोगों ने 10th में ये तो मतलब पढ़ ही लिया होगा। इसको हम बोलेंगे नॉट इक्वल। इसको हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू, ठीक है? अब 11th में क्या नई चीज इंट्रोड्यूस कर होती है? ये, इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। अभी आगे मैं आप लोगों को समझाता हूँ इसका यूज कहाँ पे करना है। बिलोंग्स टू, और सेम इसी की तरह ऐसे कर दे तो इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू। आप पहले इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कर लीजिए। उसके बाद में आप लोगों को इसके मतलब समझाता हूँ, इसको यूज करना सिखाता हूँ आप लोगों को कि इसको कहाँ यूज करना है। नोट कर लीजिए। कर लिया? तो चलिए,
जैसे कि मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, ये मेरा सेट ए है, कोई सा भी सेट लेट कर लीजिए सेट ए, ठीक है? अब इस सेट में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब क्या होता है ना, जैसे कि ये मेरा एक सेट है। अब सेट के एक चीज को, यानी कि एक कोई सी भी चीज को, कोई से भी, या फिर ये अल्फाबेट भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है। लेकिन अगर उसमें, अगर मान लीजिए मेरा ये होता था MATH, अल्फाबेट का सेट बना लेता, तो मेरा ये जो पहला होता है या फिर कोई सा भी होता, सिर्फ एक उठाते तो हम उसको बोलते ऑब्जेक्ट। उसको हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं और एलिमेंट बोल सकते हैं। आपकी मर्जी, आपको जो बोलना है वो बोल सकते हैं आप। ठीक है? मैं इसे एलिमेंट मान के एलिमेंट बोलता हूँ। ठीक है? तो मैं इसे एलिमेंट बोलूँगा। ठीक है? अब जैसे कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं आप लोगों को ये बोलूँ कि 2 बिलॉन्ग्स टू बिलॉन्ग्स टू सेट ए, 2 बिलॉन्ग्स टू सेट ए, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? अरे है ना भाई, बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 इसके सेट में आ रहा है। 2 इसके सेट में तो आ रहा है ना। तो जैसे कि ये ए सेट है, इसमें 2 है, यानी कि 2 एक एलिमेंट है जो कि इस सेट में आ रहा है, तो ये बिलॉन्ग्स टू है। लेकिन हम इतने बड़े को ना लिख के एक साइन यूज करते हैं, ये 2 बिलॉन्ग्स टू सेट ए, या फिर आप सिर्फ ए भी लिख सकते हैं। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है? अगर यही मैं बोलूं 8 बिलॉन्ग्स टू सेट ए, क्या ये मेरी बात सही है? जी नहीं, ये बात सही नहीं है। तो क्या अगर मैं बोलूं 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, क्या ये बात मेरी सही है? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें 8 तो है ही नहीं कहीं। 8 तो है ही नहीं कहीं। आप लोगों को समझ में आ गया कि ये इस साइन का और इस साइन का यूज कहाँ-कहाँ पे करना है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे तरीके से समझेंगे। आइए, आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। तो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप लोगों को मैं फिल इन द ब्लैंक्स दूंगा, आप लोगों को बताना है इसमें बिलोंग्स टू आएगा या फिर डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा या फिर नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मेरा सेट ए है, कितने एलिमेंट्स है इसमें? 0, 1, 2, 5, ए बी, 5 A B C एंड डी, ये सारे एलिमेंट्स है मेरे इस सेट ए के अंदर। ठीक है? अब मैं आपको आपके फिल इन द ब्लैंक्स दूंगा। ठीक है? जैसे कि 0, ब्लैंक्स में बताना है आपको कि ये सेट ए में बिलोंग्स करेगा। आपको साइन बताना है कि कौन सा साइन यूज होगा, ये या फिर ये वाला। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कौन सा साइन यूज होगा। ठीक है? बता दिया आप लोगों ने? तो इसमें होगा ये वाला साइन, क्योंकि 0 एक एलिमेंट है जो कि सेट ए में आ रहा है। ठीक है? अब अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन 10 ब्लैंक्स ए। अब इसमें कौन सा यूज होगा? ये वाला यूज होगा या फिर ये वाला यूज होगा? बताइए। कमेंट्स में बताइए, ये वाला यूज होगा या फिर ये वाला यूज होगा? बता दिया? तो इसमें होगा ये वाला यूज, क्योंकि इसमें 10 तो कहीं है ही नहीं, तो हमें सिंपल सा पता चल रहा है कि ये वाला यूज होगा। ठीक है? अब ऐसे ही मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अपनी कॉपी में नोट कीजिए और होमवर्क कर लीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ भैया मैंने कर लिया। ठीक है? होमवर्क आपका नोट करिए, यहीं से होमवर्क नोट करिए आप अपना। होमवर्क है आपका 1 ब्लैंक्स ए, 2 ब्लैंक्स ए, 9 ब्लैंक्स ए, E blanks A, C blanks A, and 19 blanks A, and 10, oh sorry 10 तो करा चुका हूँ मैं आप लोगों को, and A blanks set A। ये आपको कुछ होमवर्क है आप लोगों के लिए, आप लोग इसे कर लीजिएगा। नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, मिटा देता हूँ मैं।